मुल्क में महंगाई है, हालत जंग में है, बलूचिस्तान का इशू है, मिसिंग पर्सन का इशू है। देखिए, आपने बड़ा थोड़े से लफ्जों में ढेर सारा कुछ पूछ लिया। मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ, क्योंकि महंगाई, मैंने पहले भी गुजारिश की, बड़ा संजीदा मसला है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त बिजली महंगी है, तेल महंगा है, गैस महंगी है, खाने पीने के अशिया महंगी हैं, और सारी जमातें, सारे लोग इस वक्त इस बात पे परेशान हैं कि इसका हल क्या निकाला जाए, कैसे इस मसले का हल निकलेगा। मेरे भाई, दुनिया में ना बहुत सारे लोग हैं जो मुतालबे करते हैं, मैं भी हुकूमत से मुतालबा कर सकता हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हुकूमत के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, वो वसाइल नहीं है कि हम ख्वाब दिखाएं लोगों को, खाली शराब दिखाएं, बल्कि शराब तो फिर, ख्वाब तो फिर चले, कभी ताबीर मिलती है, शराबों की भी कभी ताबीर मिली है। इस वक्त अगर हुकूमत ने, तेल महंगा है तो हुकूमत के पास क्या जरिया है? अगर कोई कहता है कि तेल सस्ता हो जाएगा तो कैसे हो जाए? आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही है, अल्लाह करे और कम हो जाए, हमारे यहाँ भी आसानियां पैदा हो जाए। बिजली के मामलात हैं, बिलाशुबा बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बात भी याद रखिए, अगर हम टैक्स नहीं देंगे, और हर बंदा ये कहेगा जी पहले टैक्स का निजाम दुरुस्त करो, पहले फलां से टैक्स लो फिर मुझसे लेना, तो इस तरह निजाम नहीं चला करते। किसी के जिम्मे थोड़ा आता है, किसी के जिम्मे ज्यादा आता है, अल्टीमेटली टैक्स देना होगा। हमारे लोगों को ये बात समझनी है। रोज हम कहते हैं कि टैक्स बेस बड़ा करो, टैक्स की इनकम को बढ़ाओ, पाकिस्तान की आमदन कम है, खर्चा ज्यादा है, तो खर्चा कैसे पूरा होगा? अब जब किसानों को से टैक्स बिल्कुल लेना चाहिए, उनकी तरफ भी शुरू हुए हैं, प्रॉपर्टी वालों से भी टैक्स लेना चाहिए, टैक्स का निजाम। सवाल यह है कि हुकूमत और क्या करे? इस वक्त अगर कोई और रिलीफ का ऐलान करती है तो IMF आपके सामने खड़ा है। अगर आप IMF से मुआहिदा नहीं करते, आपको वो कर्ज नहीं मिलता, आपको दुनिया के बाकी फोरम, बाकी ममालिक भी कर्ज नहीं देंगे। ये नारे मारने वालों का तो कुछ नहीं जाए, मैं भी यहां खड़े होकर बड़ी तकरीर कर सकता हूं, लेकिन अगर आपको IMF और वर्ल्ड बैंक और बाकी इदारों ने कर्ज ना दिया तो आप डिफॉल्ट की तरफ खुदा न खास्ता जा सकते हैं। बड़ी मुश्किल से हम उससे वापस आए हैं। वो अगर हो गया तो फिर क्या होगा? फिर तो तेल की कीमतें 4 गुना बढ़ जाएंगी, बिजली की कीमतें कहां चली जाएंगी? क्या वो कोई आसान रास्ता है? हाँ, इस वक्त बहरहाल लोगों की जिंदगी बहुत तंग है, बहुत मुश्किल में है। मैं सिर्फ यही गुजारिश कर सकता हूं, हुकूमत जितना स्पेस पैदा कर सकती है वो कर रही है, कोशिश कर रही है। हमें खुद भी बचत के रास्ते पे चलना है। हमें ताजर कम्युनिटी को भी ये गुजारिश करनी है कि भाई आप भी शाम को 7 बजे दुकानें बंद कर लें। ये जो महंगा तरीन बिजली की पैदावार का निजाम है, इसको कम किया जाए, इसके ऊपर अखराजात कम किए जाएं। हम अपनी जिंदगी के अंदर भी असराफ को कम करने की कोशिश करें। ये सिर्फ हुकूमतों का काम नहीं होता। हुकूमतें एक हद तक अपनी ड्यूटी अदा कर सकती हैं, बुनियादी तौर पे कौम के अंदर भी कुछ आदतें बदलनी है। मैंने नहीं देखा, मैं रोज अपने घर में अपने बच्चों से, अपनी बेगम से लड़ता हूं, मुलाजमों से। मेरे घर में कोई फालतू बल्ब जल रहा होता है, मैं बंद करता हूं, लेकिन मेरे घर में भी यही आदत है। पंखा चल रहा है, किसी ने बंद नहीं करना, बल्ब जल रहा है, किसी ने बंद नहीं करना, और बैठ के हम कहते हैं बिजली बड़ी महंगी हो गई है। हाँ महंगी है तो भाई उसको प्रिजर्व करो, कोशिश करो। दूसरा, दहशतगर्दी एक बहुत शदीद इशू है, बहुत संजीदा इशू है। कुछ गैर जिम्मेदाराना बयानात भी दिए गए हैं उसके बारे में, सियासतदानों की तरफ से भी दिए गए हैं जो बहुत नामुनासिब है। बलोच, ये जो कहा जाता है ना कि बलोचिस्तान जखायर मालामाल है, जखायर से, कुदरती वसाइल से, और पाकिस्तान का इशारा गया। बलोचिस्तान पाकिस्तान है, उसके पास वसाइल हैं तो भी, नहीं है तो भी, वो हमारा भाई है, वो हमारा हिस्सा है, वो नहीं है तो हम नहीं है। लिहाजा बलोचिस्तान का इशू तूल पकड़ गया है। इस पे भी पीपल्स पार्टी जब जब आई है, हमने सूबाई कौमियतें जो हमारी हैं, नेशनलिटीज जो हैं, हमेशा सूबाई खुद मुख्तारी का नारा मार के उनके हकूक की बात की। ये हम थे जिन्होंने NFC किया, ये हम थे जिन्होंने 18वीं तरमीम के जरिए डेवोल्यूशन किया, सबको मिलाया। हम अकेले नहीं कर सकते थे, हम ही थे जिन्होंने आगाज हकूक बलोचिस्तान किया और बलोचिस्तान के लोगों के जख्मों पे फाए रखे, मरहम रखे। यही थे जिन्होंने बलोचिस्तान के साथ डायलॉग का आगाज किया, लेकिन फिर वो रास्ता छोड़ दिया गया, वो रास्ता बंद हुआ। आज फिर वही हालात है, बहुत तकलीफ दे हैं। बिलाशुबा जो लोग दहशतगर्दी में इंसानों का कत्ल करने में मुलव्वस हैं, भले वो आजादी के नाम पे वो काबिल कबूल नहीं है, लेकिन
अगर कोई सियासी तौर पे हमारी मुखालफत करता है, उसकी आवाज कितनी तल्ख हो सकती है, वो गाली भी दे सकता है, दुख से गाली निकल जाती है, उसके साथ मुकालमा करना पड़ेगा। जो लोग बलोचिस्तान की असेंबली में या मरकजी असेंबली के अंदर बलोचिस्तान के नुमाइंदे हैं, उनसे भी मुकालमा करें, और जो असेंबलियों में नहीं है, लेकिन लोग उनको फॉलो करते हैं, उनसे भी मुकालमा करें। और मुकालमा करके हमें बलोचिस्तान का हल बलोचिस्तान के अंदर से पैदा करना, वहां से इसकी आवाजें आनी हैं। जब वो आवाजें आएंगी तभी बेहतरी का कोई सामान पैदा हो सकता है। अच्छा सर, ये है कि दिए गए हजारों धरना दे रहे हैं, कोर्टों में चली गई है, बड़े बड़े दावे किए गए थे पंजाब में कि गरीबों की हुकूमत आ गई है, इसको रसीद फराहम करेंगे, लेकिन उनसे ही छीना जा रहा है। मेडिकल कोर्ट में जो अफराद थे जो वहां से तस्दी के हवाले से चीजें खरीदते थे, वो स्टोर बंद कर दिए गए, नाम के हमारे पास पार्टी नहीं। मेरे भाई, पीपल्स पार्टी का मंसूबा था, हमने शुरू किया था, हमने और बहुत सारे मंसूबे शुरू किए। गुजारिश यह है कि यूटिलिटी स्टोर्स का काम सस्ती अशिया फराहम करना। मैं इस यूटिलिटी स्टोर में काम करने वाले मजदूरों और मुलाजमों के साथ हूं। हुकूमत उनको निकाल नहीं सकेगी। हम कोशिश करेंगे वो दीगर महकमों के अंदर अब्जार्ब हों, उनकी नौकरियां, उनके रोजगार के वसाइल न छीने जाए उनसे। लेकिन ये बात भी याद रखिए कि बहुत सारे इदारे पाकिस्तान के, हमने तो महकमे बंद करने की बात की थी, हमने तो 17 वजारतें सूबों के हवाले कर दी थी ताकि ये महकमे जो हैं ये सूबों के पास जाएं। वसाइल और रिलीफ फराहम करना मार्केट को स्टेबलाइज करके ज्यादा बेहतर है। यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर अक्सरियत में यही नहीं होता रहा कि आपने 2 किलो घी लेना है, 2 किलो चीनी लेनी है, तो साथ 4 किलो चावल भी ले, साथ दालें भी लें, साथ फला टिकिया साबुन की भी लें। तो जो अल्टीमेटली होता था वो वहीं पाई धाई आ जाता था। वहां काम करने वाले मजदूर के हम साथ उसकी सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन आप सारे मीडिया वाले कहते थे हुकूमत इतनी बड़ी है, इसका साइज छोटा करो। अब जब किसी महकमे की तरफ हाथ जाता है हम ही कहते हैं ना करो। लेकिन यही जो पीएम है उसको सीएम थे और तालिबान से उनकी भीख मांगते थे कि जहाँ पर हमने ना हो रहा, अभी अड्डे से काम ऑपरेशन हो गए। किस तरह से हुकूमती लेवल पे एक ऐसा जो पीएम है वो तालिबान से मतलब की अपील करता था, अभी तो इससे काम की सीरियसनेस पे ये इशू है। किस तरह से ये दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन होगा, ये कब तक ऑपरेशन होते रहेंगे और हुकूमत के दौरान ये तालिबान के? देखिए, जब भी हमारे दौर में ऑपरेशन हुए, सारी कौम को, कौमी क़यादत को, सारे इदारों को इकट्ठा करके एक इत्तेफाक राय से हमने फैसले किए। यही फैसला बाद में जब एपीएस का साधना हुआ उस वक्त भी यही तरीका कार इख्तियार किया गया। आज भी उसी की जरूरत है। हमने जो रास्ते इख्तियार किए थे, आज उस तरह के ऑपरेशन की शायद जरूरत नहीं है। आज टारगेटेड ऑपरेशन की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि हुकूमत को मुकम्मल विल के साथ आना चाहिए। और माजी में अगर किसी ने कोई कमजोर बात कह दी, अगर गलती कर ली, तो उसको बार बार इसी पे तवक्को ना रखिए। मैंने माजी में गलती की तो मैंने सीख लिया होगा, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आगे बढ़ने के रास्ते पैदा करें, ज्यादा बेहतर है। इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया है। ये कैसा कमीशन होगा कि जो लोग इस वाकया में वो ही इसकी इंक्वायरी करेंगे? इस तरह से देखिए, वो तो बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो कि उनको नहीं करने चाहिए, लेकिन उन्होंने हमेशा हंगामा करना होता है। ऐसा क्योस क्रिएट करना है जिससे चीजें उनके हक में लोग समझे, महसूस कर सके। 9 मई के वाकयात बुनियादी तौर पे सिर्फ चंद जगहों पे होने वाले वाकयात नहीं है। उसके पीछे एक सोच और फिक्र थी कि लोग और फौज आमने सामने आ जाए, लोग मुश्तैल हो जाएं, वहां से रेजिस्टेंस हो, लोग आगे बढ़े और वहां कुछ खून बहे और उसको हम इस्तेमाल करें। ये सोच अब इसके ऊपर बड़ी तहकीक हो रही है और मैं समझता हूं लेट हुआ है, इसको जल्दी होना चाहिए। बहुत सारे लोग उसमें बेगुनाह आ गए, मासूम लोग भी हैं जो बहकावे में आ गए, या कुछ बेगुनाह लोग हैं जो वहां नहीं थे, उन वाकयात में मुलव्वस नहीं थे लेकिन पकड़े गए। मैं समझता हूं कि इन केसेस को जल्द कंक्लूड करना चाहिए, जो गुनाहगार हैं उनको सजा मिले और बाकी लोग जो थोड़े कसूर वाले थे या लाइल्मी में चले गए या उनको इस्तेमाल कर लिया गया,
उनके लिए नरम रवैया। ये बताइएगा बड़ा इशू चल रहा है उस हवाले से क्या है आज को यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं कहना चाह रहा था कि इमरान खान जो मानी की गई है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं देश के पूरे बुराई आपका बंदा इलेक्शन लड़ेगा ये बैरल को भी तैयार के मुताबिक ये पाकिस्तान का कोई इशू है, छोड़िए पाकिस्तान की बातें करें ना। ना ऑक्सफोर्ड मेरे के इख्तियार में है ना इमरान खान, छोड़िए इसको। देखिए बैरूनी मुल्क मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते हैं, दुनिया जाती रहती है। अगर वो रूटीन में अपने इलाज के लिए जाना चाहते हैं और वापस आते हैं तो क्या हर्ज है। जिस तरह माजी में गए थे ऐसे नहीं जाना चाहिए, उनको भेजा गया था। ऐसे हालात के तहत नहीं जाना चाहिए। मियाँ साहब जाएं, कोई और जाए, बाकी लीडर भी जाते हैं, उनको भी जाने में कोई आखिरी सवाल सर, हुकूमत की कारकर्दगी से मुमकिन है सीधे हज़ाना औरंगजेब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या साहबदार साहब अच्छा परफॉर्म कर रहे थे आपके? देखिए मैं जाती तौर पे अफराद के दरमियान मुकाबला नहीं करता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन हालात में हुकूमत अपनी जमात की भी होना और ये सवाल किया जाए कि हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है तो इत्मीनान तो नहीं हो सकता। लोग खुश ना हो तो इत्मीनान कैसा। सो इस हुकूमत से भी इत्मीनान का तो लम्हा नहीं है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो इनके पास और ऑप्शन क्या है और क्या करें, कहां से वो वसाइल लाएं जिससे चीजें सस्ती हो सके। सो मेरा सिर्फ यही गुजारिश है कि हाँ, मैं हुकूमत की सिम्मत को देखता हूँ, वो उस तरफ कोशां है, इस पर उनको थोड़ा सा मौका देना चाहिए। तनकीद की है कि जो 2 माह का रिलीफ मिल रहा है पंजाब को, ये वही चीज होगी जिस तरह इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतें कम की। तो पंजाब की आवाम को फायदा मिल रहा है, बिजली के बिल कम हो रहे हैं, उनको फिर बिलावल साहब कह रहे हैं कि इस तरह। बिलावल साहब ये नहीं कह रहे, बिलावल साहब बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप जो फैसला करें कुछ दिनों के लिए ना हो, सस्टेनेबल फैसले करें। हमने फर्ज करे 2 महीने भी हुआ तो अच्छा है जी, क्या 2 महीने तो रिलीफ है ना, लेकिन 2 महीने के बाद फिर क्या होगा। अगर फिर वापस इसी चीज में आ जाना है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको टेपर ऑफ करके इसको ऐसा तरीका कि ये सस्टेनेबल हो। वो रिलीफ वो है तो सदा के लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।